ये एक चाणक्य का बहुत पुराना फार्मूला था कि अगर आपको हुकूमत के ऐब छुपाने हैं और हुकूमत करनी है तो एक दुश्मन क्रिएट करो। मौजूदा हुकूमत ने मुसलमानों को एक दुश्मन की शक्ल में क्रिएट किया। हेलो एंड खुशामदीद, मैं हूँ राजी और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब साहब। बहुत सारे मसले हैं जिनको लेकर आवाज़ बुलंद करते रहते हैं और एक तंजीम है जिसके चेयरमैन है जिसका नाम है IMCR यानी इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स, जिसके चेयरमैन है। और वो तंजीम देश के अलग अलग मामलों पर जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़, आदिवासियों के ख़िलाफ़, दलितों के ख़िलाफ़, पिछड़ों के ख़िलाफ़ जो कुछ भी फ़ैसले हुकूमत के आते हैं या किसी भी तरह से उन पर ज़्यादती होती है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करती रहती है और बहुत सारे मसले पर ये बोलते रहते हैं। आइए हम बात करते हैं मोहम्मद अदीब साहब से और जानते हैं उनका विज़न क्या है और 2024 इलेक्शन को लेकर वो क्या सोचते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बताइए। IMCR है क्या और इसका विज़न क्या है? देखिए, जो हिंदुस्तान के हालात हैं पिछले चंद सालों से जी, और इस मुल्क में एक विलन बनाया गया, एक दुश्मन क्रिएट किया गया मुसलमानों के नाम से। और ये एक चाणक्य का बहुत पुराना फार्मूला था कि अगर आपको हुकूमत के ऐब छुपाने हैं और हुकूमत करनी है तो एक दुश्मन क्रिएट करो। मौजूदा हुकूमत ने मुसलमानों को एक दुश्मन की शक्ल में क्रिएट किया और ये कहा कि फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, किसान सड़कों पे आ जाए, नौजवानों की नौकरियां ख़त्म हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मियाँ को ठीक कर रहे हैं, मियाँ को सज़ा दे रहे हैं। ऐसी शक्ल में पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी पल्ला झाड़ लिया और ये कहा कि भाई अगर हम मुसलमानों के साथ गए तो हमारा हिंदू वोट भाग जाएगा। जो मिल्ली जमातें थीं उन्होंने खौफ की वजह से या जिस वजह से भी जी, मायूस किया। उस वक्त हम लोगों ने ये सोचा कि भाई ये पढ़े लिखे मुसलमान जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ बड़े ओहदे संभाले हैं, बड़े काम किए हैं, दानिश्वर लोग हैं जी, ये घरों पे क्यों बैठे हैं? कोई और वक्त आएगा इस मुल्क को बचाने का, इंसानियत को बचाने का, द आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने का। उसके ऊपर हम बहुत से मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के बैठे और ये हुआ कि अब हम लोग डरेंगे नहीं, अपनी हक की आवाज़ उठाएंगे। और इसमें जो हमारे एक बहुत बड़ी तादाद सेकुलर हिंदू भाइयों की है, उनके साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे। यही वजह थी कि हमने इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स रखा। मुसलमानों की ये जमात ज़रूर है जी, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। ये मुसलमानों की जमात बनाने वाले हम हैं, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा शख्स जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो, मजलूम हो, हम कोशिश करते हैं कि उसके लिए खड़े हों, लीगली भी, अदरवाइज भी। ये नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। अल्लाह का शुक्र है कि एक साल के अंदर, 1.5 साल में जी, हम लोगों ने ये पिछले साल मई 2022 में ये हम लोगों ने शुरू की थी। आज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हमने शाखाएँ भी खोली, मीटिंगें भी करते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं ख़ास तौर से अपनी कौम को कि खौफ में जो कौम चली जाती है वो बर्बादी की आखिरी मंजिल पे होती है। और आपको महसूस होता होगा जी कि एक पूरी कौम के अंदर एक खौफ क्रिएट किया गया है और इस मुल्क का एक मिजाज भी रहा है। यहाँ एक मखसूस कम्युनिटी ने दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ यही सलूक किया। तुम खाना नहीं खा सकते हमारे साथ, तुम घोड़ी पे नहीं बैठ सकते, तुम मूछ नहीं रख सकते, वगैरह वगैरह।
तो वो बेचारे दबते चले गए। अब 70 साल में रिजर्वेशन में उनके लोग डीएम भी बन गए, कलेक्टर भी बन गए, बिजनेसमैन भी हो गए, तो उनमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ जी। अब ये अमल वो मुसलमानों के साथ कर रहे हैं और जैसा लगता है कि मुसलमान अब ऐसी दहशत में है कि वो, और जो कौमें खौफ और हिरास में आ जाती हैं वो मंजिल कभी हासिल नहीं कर पाती हैं। आप देखें हिंदुस्तान के अंदर से बाहर जितने भी मुसलमान जाते हैं, दुनिया के हर कोने में आपको यहीं का पासमानदा मुसलमान वहाँ तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। आप ये मानते हैं कि उसको वो माहौल नहीं मिल पाता अगर है? खौफ और हिरास निकल जाए, जब उसको ये मालूम हो जाए कि इंसाफ हमें यहाँ नहीं मिलेगा, तो फिर वो खामोशी से नीचे चलता रहता है जी। आप देखें कि आज़ाद हिंदुस्तान जब हुआ तो इस मुल्क में जो सिख भाई थे, पंजाबी जो थे, जो उधर से आए थे, इस मुल्क ने अपना दामन फैला दिया और ये तुम्हारा मुल्क। फिर आपने जब उन्होंने ये महसूस किया कि ये मेरा मुल्क है जी, तो उनकी इंटरप्राइज कहाँ तक गई? खौफ हिरास उनमें था नहीं, लुट पुट के आए थे। आज हिंदुस्तान की माशियत पे उनका कंट्रोल है। इसी हिंदुस्तान में, इसी ज़मीन पर जो लोग ताजिर और बिजनेस और कारोबार करते थे जी, उनको 16 अगस्त 1947 में ये कह दिया गया कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी हो, तुम्हारा मुल्क वहाँ बन गया। नतीजा हुआ कि जो डिफेंसिव हम हुए, तो न हम नौकरियों में हैं, न हम तिजारत में हैं, न हम कोई कॉलेज बना पाए, न कोई यूनिवर्सिटी बना पाए। उस वक्त जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हमारी थी जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, जामिया खुद भी बहुत बड़ी एक इदारा बन चुका था जी। लेकिन अब क्या मिला? तो ये जो प्रोसेस है, इसमें पढ़े लिखे दानिश्वरों को सर जोड़ के बैठना चाहिए। सर, यहाँ पे एक सवाल मैं ये करूँगा कि जो बंटवारा, आपने बंटवारे की बात कही, तो बंटवारा क्या मुसलमानों की जो इस समय हालत है उसके लिए बंटवारा भी आप जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल। अच्छा, उसकी वजह है, देखिए ऐसा है कि मौलाना आज़ाद ने बड़ी शदीद मुखालफत करी थी बंटवारे की, और उनकी एक तकरीर है जामा मस्जिद वाली, और नहीं इसके अलावा एक तकरीर और तहरीर भी है जी। उन्होंने कहा था कि अगर तुम लोग मज़हब के नाम पर बंटवारा करोगे तो एक तो हमारी यहाँ जो अक्सरियत है या जो हमारी परसेंटेज है वो घट जाएगी, और दूसरी बात जो उन्होंने कही थी वो ये कही थी कि मज़हब के नाम पर अगर तुमने बंटवारा किया तो ता हयात हिंदू तासुब का मुकाबला तुम्हें करना पड़ेगा, जो हम आज देख रहे हैं जी। कल ही सुखदेव ने बयान दिया पंजाब के जी कि साहब मुसलमान इकट्ठा नहीं है, जुड़ा नहीं है, वो 20 करोड़ है, हम 2 करोड़ हैं और हम जुटे हुए हैं। वजह सिर्फ ये है कि हमको ये इल्ज़ाम लगा दिया गया, और ये हकीकत जानते हैं सब लोग जी, और तारीख़ के पन्नों में ये महफूज है कि ताली दोनों हाथ से बजी थी, सिर्फ जिना ने नहीं बजाई थी, दोनों हाथ से दोनों क़यादतों ने ये किया था। मुजरिम हम करार पाए। इसमें जो सबसे पहले जो बुनियाद डाली वो हिंदू महासभा और आरएसएस ने सन 23 में डाली। समझता हूँ कि हम किश्तों में इस मुल्क को डूबता हुआ देख रहे हैं। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ये भी मानते हैं कि जो अभी तक आज़ादी के बाद 75-77 सालों के बाद मुस्लिम लीडरशिप के ना उभरने का जिम्मेदार मौलाना आज़ाद साहब को मानते हैं, और ये कहते हैं कि चूँकि मौलाना आज़ाद ये कहते थे कि कांग्रेस के साथ जम होकर आप अपनी मुस्लिम लीडरशिप का ख्वाब देखें या उनके अंडर में रहकर काम करें, अलग से मुस्लिम लीडरशिप की ज़रूरत नहीं है। आप क्या मानते हैं?
मैं समझता हूँ मौलाना आज़ाद बिल्कुल सही कहते थे। और वो जिम्मेदार कैसे बन गए? मुश्किल ये है कि मौलाना आज़ाद के साथ भी धोखा हुआ। हमारी लीडरशिप ने मौलाना आज़ाद के साथ, आप मिसाल के तौर पर जी अभी कांग्रेस का एक सेशन हुआ चंद साल पहले राजस्थान में, जी मैं हैरत में रह गया कि पोस्टर में मौलाना आज़ाद का नाम नहीं था। अभी भी कई जगह नहीं होता है। और वहाँ पर अंबेडकर की फोटो थी। मैंने उसी वक्त बयान दिया और कांग्रेसियों से पूछा कि अंबेडकर कब कांग्रेस के मेंबर थे? अंबेडकर ने मुल्क की आज़ादी के लिए एक लम्हा भी नहीं लगाया था। अंबेडकर का कंट्रीब्यूशन आज़ादी के बाद का है जी, कि उन्होंने एक नायाब कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया था। आज़ादी की लड़ाई में जो आदमी 9 साल 11 महीने तक जेल में रहा, अपनी बीवी के इंतकाल पे नहीं गया, 4 साल के बाद अपनी बीवी की कब्र देखी जिसने, आज वो कहाँ है? वो बदनसीब इंसान एक हाथ से मुस्लिम लीग से लड़ता रहा और एक हाथ से हिंदू महासभा और आरएसएस से लड़ता रहा। जिस हाथ से मुस्लिम लीग से लड़ रहा था जी, उसका कायद आज़म होके मरा। जिस हाथ से वो महासभा और आरएसएस से लड़ रहा था, वो लोग इस मुल्क के हाकिम बन गए और वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे अकेला सो गया, इसको कोई जानता भी नहीं। तो नाइंसाफ़ियाँ तो हमारे साथ बहुत हुई हैं, लेकिन मौलाना आज़ाद ऐसी शख्सियत सदियों में पैदा होती है। न हमने उसको जब समझा और न अब समझा। क़यादत की जहाँ तक बात है, मैं इसी से जुड़ा मेरा यहाँ सवाल होगा कि मुस्लिम लीडरशिप क्या आप ज़रूरी मानते हैं, या फिर किसी पार्टी में, सेकुलर पार्टी में मुसलमान लीडरशिप जम होकर अपनी तामीर व तरक्की का ख्वाब देखे? क़यादत की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ कि क़यादत अगर मुस्लिम लीडरशिप के हाथ में हो और उनके अंडर में तमाम लोग, जिस तरह से समाजवादी पार्टी है, बसपा है और तमाम लोग जिसमें मुसलमान अपना एक एमपी के तौर पर या एक वज़ीर के तौर पर काम करते हैं, वो ठीक है, या एक मुस्लिम लीडरशिप होना ज़रूरी है जिसके अंडर और लोग काम मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, मैं सेपरेट मुस्लिम लीडरशिप के ख़िलाफ़ हूँ, इसलिए कि मैं बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के भी ख़िलाफ़ हूँ कि मज़हब के नाम पे पार्टी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मुस्लिम क़यादत का सवाल है, अगर आप मेरी IMCR के, मैं आपको वीडियो भेजूँगा, हमारी जहाँ भी मीटिंग होती है, हम हर पार्टी के मुस्लिम लीडर को बुलाते हैं, किसी पार्टी को जी, और हमारी सिर्फ एक आवाज़ होती है कि आप अपनी पार्टी में हिस्सेदारी लीजिए और उनकी जूती मत उठाइए जी। आप फैसला करने वालों में शामिल हो, इतनी कुव्वत आप में हो, लेकिन हो ये रहा है कि मुस्लिम क़यादत जिस पार्टी में जाती है वो उसके जूती उठाती है। मैं क्यों किसी पार्टी में हूँ, कांग्रेसी क्यों नहीं हूँ कांग्रेस में? क्योंकि मैं जूती उठाने के लिए तैयार नहीं था। मैं अपनी राय देने का हक रखता हूँ कि मैं पार्टी में हूँ। अगर मेरी राय आप नहीं सुनते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप मुझे इग्नोर करते हैं तो मैं आपके साथ नहीं हूँ। ये कुव्वत मुस्लिम क़यादत में होनी चाहिए, जो मैं हर जगह जाके कहता हूँ कि आप मायावती के साथ रहिए, लेकिन अगर मायावती बीजेपी के साथ फैसला करना जा रही है तो आपसे मशवरा करके जाए जी। आपको हालात के रहम करम पे छोड़ कर न जाए जी। अफसोस और दर अफसोस, मैं तो उस क़यादत को जानता हूँ जब मैं जवानी में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में था जी। उस वक्त फ़खरुद्दीन अहमद हुआ करते थे, साबिक़ नए सदर जमहूरिया जी। मैं उनको देखता था, मैं उनके बहुत करीब भी था। वो महीने में एक बार एक खाना करते थे, सारे मुस्लिम लीडर्स को बुलाते थे, और इंदिरा गांधी ने उनको पूरी कुव्वत दी हुई थी कि मुस्लिम मसाइल में फैसले आप करेंगे। शाद और ना, मैं उस खानों पे ख़ास तौर से आ जाता था, मुझे पता लग जाता था कब है, तो मैं दिल्ली आ जाता था और सुबह जब मैं उनसे मिलने जाता था तो उन्हें
भाई रहोगे आज? मैं कहा जी। तो कहा रात को खाने पर आ जाना। मैं इस शौक में जी। कि पूरे हिंदुस्तान के पॉलिटिकल लीडर को देख लूँगा, जी। तो मैं इसी हिसाब से आता था। वहाँ वो लोग 90% फैसले फ़खरुद्दीन रहमत करते थे। थोड़ी बातों कहते थे मशवरा कर लूँ सोनिया जी से। वहाँ तक तो मैंने लेवल देखा। अल्लाह तबारक व तआला ने 1857 में मुसलमानों को दिया था जी। सैकड़ों साल की हाकिम हुकूमत जाने के बाद जी। एक दिन में वो ख़त्म हो गए थे। लेकिन अगले 50 साल में इस ज़मीन पर अल्लाह ने ऐसे ऐसे नायाब मुसलमान कायदीन भेजे, सर सैयद से लेकर अबुल कलाम तक, अली बिरादरान से मोहानी तक, कोई सिलसिला नहीं है जो नहीं है। तब हम आज कहाँ हैं? अब दूर दूर तक कहीं नज़र दौड़ाइए। मैं इसलिए अपनी हर तकरीर में कहता हूँ कि अब इनफरादी क़यादत का वक्त नहीं है जी। इज्तिमाई क़यादत तलाश करो, सर जोड़ के बैठो, आने वाली नस्लों के लिए फैसला करो। क्या इलेक्शन ही ज़िंदगी है? अगर तुम्हारे ऊपर नाम पर इलेक्शन होता है और तुम्हारे नाम पर कि तुमको हम ठीक करेंगे हुकूमतें बनती हैं, तो एक तजुर्बा ये भी करके देख लो कि इनको लड़ने दो, फिर ये रोटी पे लड़ें, मुसलमान और हिंदू पर न लड़ें। ये बात लोग मानते नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं रहूँगा। और अगर यही हालात रहे तो एक दिन लोग ज़रूर कहेंगे कि एक दीवाना ये कहता था, और वो करना पड़ेगा। एक लास्ट सवाल मेरा 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर के है, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल आदमी भी हैं, एक इंटेलेक्चुअल भी हैं। तो आप जैसा इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल जो दोनों है, वो 2024 के इलेक्शन को लेकर क्या सोचता है? और जो एक वावेला बहुत बड़ा खड़ा है कि बीजेपी को अगर उसके सामने कोई खड़ा है तो इंडिया गठबंधन खड़ा है, हालांकि उसमें मौके मौके पर कुछ ना कुछ इस तरह की विवाद उठते रहते हैं जिससे कहीं ना कहीं उनके भी कदम डगमगाते रहते हैं। तो 2024 के इलेक्शन को लेकर आपको क्या लगता है कि ये जो 10 साल की मोदी की हुकूमत है, मोदी साहब की, तो क्या इसको फाइट करने में इंडिया गठबंधन कामयाब हो पाएगा? और इसके लिए मुसलमान और इंटेलेक्चुअल क्लास को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, ये तो हमारी जो IMCR है जी, इसकी हम मुख्तलिफ जगह मीटिंग करते हैं जी, और उसमें ये बात रखते हैं कि अगर आप मिल के नहीं लड़े तो आप नहीं जीत पाएंगे। एक बड़ा तबका, मैं तो 20% कहता था, लेकिन लालू जी से जब मैंने कहा कि 20% हिंदू हमसे नफरत करने लगा है, तो लालू जी ने अपने मखसूस अंदाज में मुझसे कहा, आप क्या कह रहे हैं? 40% लोग आपसे नफरत करते हैं। तो हकीकत यह है कि वो जो नफरत है 40% के ऊपर लाना पड़ेगा। वो 60% अभी लोग ऐसे हैं जो उस आइडिया ऑफ हिंदुस्तान को मानते हैं जो गांधी और आज़ाद दिलाने वाले हमारे लीडरान का था। उनको अगर इकट्ठा वो नहीं होते हैं, ये वक्त पार्टी बनाने या पार्टी को बड़ा करने का नहीं है, ये वक्त है मुल्क को बचाने का। हमारा इस मुल्क से ताल्लुक़ और हमारा इस मुल्क से तहफ़्फ़ुज़ अगर है तो वो सिर्फ आइन से है। अगर इस मुल्क का आइन बदल गया तो हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा इस मुल्क से, और ये आइन बदलने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम सब लोग प्रेशर डालें, और हम IMCR के तहत हमने यूपी में कई फंक्शंस किए जी, और वहाँ मुलायम सिंह की पार्टी और मायावती और कांग्रेस के लोगों से कहा कि अगर आप मिल के नहीं लड़ेंगे तो शायद हम मुसलमान फैसला करें कि हम बाइकाट करेंगे। क्योंकि लड़ाई वहाँ जो है, पिछले इलेक्शन में भी जब यूपी का था तो हमने दौरे किए गए और वहाँ मुसलमानों से कहा कि लड़ाई इस बात की है कि अखिलेश चीफ मिनिस्टर बनेंगे या आदित्यनाथ बनेंगे। लेकिन अगर अखिलेश मिल के नहीं लड़ेंगे तो आदित्यनाथ जीतेंगे या वो जीतेंगे। मुश्किल ये है कि आप हमारी गर्दनों पे इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन नहीं सुनी लोगों ने। अब वक्त आ गया है कि मैं समझता हूँ कि इन सब की मजबूरी है। एक बात तो मुझे यकीन है
कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आनी चाहिए। मशीन का काम अलग है, अगर वो मशीन काम दिखा गई तो ईवीएम को भी लेकर सवाल उठने लगे हैं जब तो से इलेक्शन बिल्कुल वाज़ेह है। जी 4-5 हज़ार वोटों का जहां फर्क होगा वहां मशीन जीतेगी। जी 4-5 हज़ार से ज़्यादा का फ़र्क है तो वहाँ आपको इंसाफ मिल जाएगा। 4-5 हज़ार वोट का ईवीएम काम करता है जी। और उसकी वजह यह है कि मशीन एक महीने स्टोर में रहती है। चपरासी से लेके डीएम और डीएम से लेके जज तक सब उनके हैं। जी उसमें फाजिल वोट डालना, उसमें करना 3-4 हज़ार वोट का कोई फ़र्क कोई नहीं रोक सकता। या तो जहां इलेक्शन हुआ 3 दिन के बाद अगर रिजल्ट आ रहा है तो फिर तो शायद मुमकिन है। बैलेट पेपर में तो यही था कि बैलेट ख़त्म हुआ और गिनती शुरू हो गई। यहाँ तो 2-2 महीने 1.5 महीने हो गया, बंद हो गया। अब मध्य प्रदेश में कोई अंधा भी ये नहीं कह सकता था कि बीजेपी की हवा चल रही है। जी ये कहा जा सकता था कि जीत सकते हैं, हार सकते हैं, जी। लेकिन कोई अंधा भी ये नहीं कह सकता था कि 60 और 160 आएंगे। जी पता ये लगा कि 28 सीटें 5000 से कम पे, तो 28 का मतलब 52 सीटों का फर्क हो गया, 56 सीटों का। जी तो ये तो सब देखना ही पड़ेगा। लेकिन अब ज़रूरत यही है कि मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर समझौता यूपी में हो जाता है, समझौता मध्य बंगाल में हो जाता है, तो ये 2 ही स्टेट 120 सीटें जो बहुत फर्क पड़ेगा। बिहार में, मध्य प्रदेश में अगर 60-70 सीटें कम होती हैं तो बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में नहीं आएगी। अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में नहीं आई तो अलायंस बनेगा। जी आरएसएस आसानी से पावर नहीं छोड़ेगी। आपको याद है कि बीजेपी को खड़ा करने वाले अडवाणी थे। जी लेकिन जब अलायंस की नौबत आई तो आरएसएस ने अटल बिहारी वाजपेयी को लाके खड़ा कर दिया कि साहब ये बड़े लिबरल हैं और बड़े बराबर के हैं, 24 पार्टी का संगठन हो गया। इसकी पॉसिबिलिटी तो है कि बीजेपी वापस आए इन द अलायंस, बट मोदी के साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं करेगा। यहाँ के उनके अपने लोग भी नहीं करेंगे कि जिस तरह से उन्होंने दलील किया है। जी यानी बादल का ग्रुप उनका सबसे करीबी था, जी वो भाग गए। उनका अभी आज ही मैंने पढ़ा कि वो जो डीएमके का अन्ना डीएमके वाला है, वो कह रहा मोदी के साथ तो जाऊंगा नहीं, तो मर जाऊं। तो अब फिर बचा कौन उनके पास? तो फिर उनके लिए एक आदमी उन्होंने तैयार कर रखा है, उसका नाम है गडकरी। वो नेहरू की बातें कर रहा है, वो अपने काम पे लगा हुआ है। सॉफ्ट खेल नहीं, वो एक पीछे बैठा हुआ है मोरा कि जब अलायंस की बात होगी तो गडकरी कुछ इस तरह की बात करके। लेकिन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अक़लियत के लिए तबाही का बायस कोई पार्टी हो। लेकिन अगर आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है तो फिर आपकी सुनी जाएगी। मिसाल के तौर पे यूपीए 1 मेरी अपनी ज़िंदगी का तज्जिया है कि सबसे बेहतरीन सरकार थी। हर बात पे मशवरा करना पड़ता जी जी अलायंस है तो जाहिर सी बात है। सेकंड में फिर अंग्रेजी बोलने वाले आ गए, पैसा कमाने लगे, फिर हाशिया हो गया। ठीक सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद अदीब साहब जो साबिक राज्यसभा के मेंबर हैं और इन्होंने IMCR के काम को लेकर 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर और मुसलमानों की तालीमी और सियासी हालत अब तक ऐसी क्यों है और 2024 में किसकी सरकार आएगी या ऊँट किस करवट बैठने वाला, इन तमाम मसलों पर बहुत खुलकर बहुत विस्तार से चर्चा की। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए देखते रहें हिंद वॉइस।